नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर के कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने मामला सुरक्षित रख लिया है। अब इस पूरे मसले पर कोर्ट कल यानी कि गुरुवार दोपहर को 12 बजे अपना फैसला सुनाएगा। प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने की मांग को लेकर 3 दिन तक बहस चली, जिसके बाद वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने 11 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया। अब 12 मई को तय होगा कि एडवोकेट कमिश्नर इस पूरे मामले में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष मस्जिद में हो रहे सर्वे और वीडियोग्राफी का शुरू से ही विरोध कर रहा था। सर्वे के दौरान ज्ञानवापी परिसर के बाहर हंगामा भी किया गया था। सर्वे और वीडियोग्राफी रोकने की मांग की गई थी। परिसर जो विवादित परिसर है, बैरिकेडिंग के अंदर वीडियोग्राफी से रोका गया दरवाजे पर, उसको सुलभता उपलब्ध कराया जाए ताकि जो हमारी कमीशन की टीम है वो भीतर जा सके। इस पर सारे पक्षों को सुनवाई जो है माननीय न्यायालय के समक्ष हुई और माननीय न्यायालय ने कल के लिए आदेश को सुरक्षित रख लिया है। ऑर्डर के लिए रखा गया, आर्गुमेंट कंक्लूड हो गई है दोनों साइड की। मंदिर कल 12 बजे आएगा, कल 12 बजे के लिए रखा गया है। जी कल 12 बजे फैसला आ जाएगा। जी कंफर्म है। सर आर्गुमेंट्स क्या हुए अंदर? आर्गुमेंट्स बेतर्क की बातें की गई हैं मुस्लिम पक्ष के द्वारा, जिनको हमने अच्छे से आंसर कर दिया है। करीब 2 घंटे आज और 2 घंटे कल की आर्गुमेंट का निर्णय कल आ जाएगा। उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा कि एडवोकेट कमीशन समय से पूरी की जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को एक मामले में जमानत मिल गई है, लेकिन अभी वो जेल में रहेंगे। दरअसल आजम खान के ऊपर एक और केस दर्ज हुआ है, जिसका ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ है। जमानत मिलने से पहले एक और केस दर्ज होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल पूछा है। सुप्रीम कोर्ट में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई, लेकिन जस्टिस एल नागेश्वर राव, BR गवई और बोपन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। इस पूरे मामले में जस्टिस गवई ने पूछा कि आजम खान को जमानत मिलते ही एक और केस दर्ज होने का इत्तेफाक क्यों हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फिर से हो रहा है। इस पूरे मामले में सुनवाई के बाद और भी शिकायतें दर्ज होंगी। जब भी उन्हें यानी कि आजम खान को किसी एक मामले में जमानत मिलती है तो दूसरा केस दर्ज होने का इत्तेफाक क्यों। इस पर स्टेट काउंसिल का कहना है कि कोई भी मामला फालतू नहीं है, लेकिन पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब जरूर मांगा है। आजम खान के परिवार की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। आजम खान को शत्रु संपत्ति मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिली, लेकिन अब उनके बेटे और सपा विधायक अब्दुल्ला आजम के अलावा उनकी पत्नी तंजीन फातिमा के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। दोनों जन्म प्रमाण पत्र मामले में कई तारीखों पर न पहुंचने के चलते कोर्ट ने यह वारंट जारी किया। जानकारी के मुताबिक इस पूरे मामले के गवाह सेंट पॉल्स स्कूल के प्रिंसिपल मंगलवार को रामपुर जिला कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन अब्दुल्ला आजम के गैर हाजिर होने की वजह से जिरह नहीं हो सकी थी। अब्दुल्ला के वकील ने अपनी मुवक्किल की हाजिरी माफी के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन कोर्ट ने इसे अस्वीकार करते हुए अब्दुल्ला आजम और उनकी मां तंजीन फातिमा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। कोर्ट की नाराजगी इस बात को लेकर के है कि अब्दुल्ला आजम और उनकी मां पिछली कई तारीखों से कोर्ट नहीं पहुंच रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जहां झटका लगा, तो वहीं पुलिस जल्द ही कोर्ट के आदेश पर मीट कारोबारी की संपत्ति भी कुर्क करेगी। याकूब और उसका परिवार 31 मार्च से फरार बताया जा रहा है। 5 दिन पहले शनिवार को हाईकोर्ट ने याकूब की याचिका को खारिज कर दिया था। पुलिस याकूब और उसकी पत्नी, दोनों बेटों और गिरफ्तारी के लिए तलाश लगातार कर रही है, लेकिन मीट कारोबारी का कोई सुराग अब तक नहीं लगा है। याकूब कुरैशी इस समय पूरे परिवार के साथ फरार है। उसके बाद पुलिस यहाँ पर जो कुर्की की कार्रवाई है वो भी कर सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ सुभाषपा अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने गाजीपुर में खुद पर हमले का आरोप लगाते हुए FIR कराई है। इसके साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए धरना भी दिया, लेकिन उनका ये दाव उन पर और उनके दोनों बेटों पर उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर और उनके दोनों बेटों के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाएं फैलाने पर पुलिस ने आरोपियों की तरफ से OP राजभर और उनके बेटे अरुण और अरविंद राजभर समेत 17 लोगों पर रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस ने कहा कि सभी के खिलाफ उचित कार्रवाई भी होगी। दरअसल गाजीपुर के गौसलपुर गांव में
ओम प्रकाश राजभर ने कुछ युवकों पर हमला करने का आरोप लगाया था। घटना तब की है जब कार्यकर्ताओं के घर शोक संवेदना जताने पहुंचे थे ओपी राजभर। 15-20 युवक इस दौरान लाठी डंडों से लैस होकर उनसे मारपीट करने पहुंच गए थे। हालांकि राजभर को कार्यकर्ताओं और सुरक्षा कर्मियों ने सुरक्षित गांव से बाहर निकाल लिया था, ऐसा उनका कहना है। तो वहीं दूसरी तरफ आगरा के ताजमहल को लेकर के देश में जारी बहस के बीच अब मारवाड़ का एंगल भी जुड़ गया है, क्योंकि राजसमंद से भाजपा सांसद दिया कुमारी ने ऐसा बयान दिया है जिस पर नए सिरे से बहस शुरू हो गई है। सांसद दिया कुमारी ने कहा कि आगरा का ताजमहल जयपुर राज परिवार की जमीन पर बना हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुगल शासक शाहजहां ने जयपुर राजघराने की जमीन पर कब्जा किया था। उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट आदेश देगा तो वो दस्तावेज भी मुहैया करा देंगी। राजघराने के पोथी खाने में दस्तावेज मौजूद हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ताजमहल के बंद कमरों को खोला जाना चाहिए, इससे कई सच्चाई सामने आएंगी। सांसद दिया कुमारी ने यह भी कहा है कि ताजमहल की जमीन हमारे पुरखों की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रदीप रावत हमारे साथ में जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? दिया कुमारी ने दावा किया है कि मान सिंह की जमीन पर ये पूरा ताजमहल बनकर तैयार हुआ है और इस जमीन के एवज में जो उस दौरान मुगल शासक थे शाहजहां, उन्होंने उनको 4 किले भी दिए थे। बिल्कुल सही बात है पूजा, और जो ये जमीन है वो जयपुर राजघराने की ही है, जैसा उन्होंने जयपुर की राजकुमारी ने बताया। लेकिन उस पर ताजमहल पर उनका कोई अधिकार नहीं, जैसे कि इतिहासकार राजकुमार राजे जो कि आगरा के संबंध रखते हैं, उनका साफ साफ कहना है कि ताजमहल के एवज में उन्होंने 4 बिल्डिंग उन्होंने ली थी, तो इसे उनका अधिकार बनता नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि ये जो विरासत है, जो उनके पुरखों की विरासत है, और यहाँ पर कभी तेजमहला महाशिवालय बाबा भोलेनाथ का शिव मंदिर हुआ करता था। ये इतिहासकार भी इस बात की पुष्टि करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से शंकराचार्य ने और उसके बाद पीएल दाखिल की, और उसके बाद अयोध्या के ही जो दूसरे लोग हैं और भाजपा नेता हैं, उन्होंने डॉक्टर रतीश है, उन्होंने पीएल दाखिल की, तो ये लगातार मामला तूल पकड़ता जा रहा है और इससे भारत की पूरी दुनिया में छवि धूमिल हो रही है, क्योंकि इससे आगरा से पूरी भारत की अर्थव्यवस्था भी जुड़ी हुई है, लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। ऐसे मामले नहीं उठने चाहिए और व्यापारियों को अभी इस पर बड़ा भारी रोष है। स्थानीय दुकानदारों का और बड़े बड़े जो व्यापारिक उद्योग हैं, उनका भी यही मानना है कि इस मामले को अधिक तूल नहीं देना चाहिए, अन्यथा जो विदेशी पर्यटक हैं, विदेशी सैलानी हैं, ताजमहल आने से हिचकेंगे और उन्हें हो सकता है आने वाले समय में इसमें परेशानी का सामना करना पड़े। तो कहीं न कहीं ये पूरा मामला राजनीतिक घटनाक्रम न होकर अर्थव्यवस्था भी जोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि राजस्थान स्थित जयपुर, यानी कि राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, वहाँ पर सिटी पैलेस प्लेस है, जहां पर जो राज परिवार के द्वारा संचालित होता है उसमें कुछ दस्तावेज भी संग्रहित हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि ताजमहल जो ज़मीन है वो मानसिंह की दी हुई है। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि ताजमहल की ज़मीन के एवज में शाहजहां की तरफ से उन्हें 4 किले मुहैया कराए गए थे। आपने एक पिक्चर मुन्ना भाई MBBS तो देखी होगी, कुछ ऐसा ही वाकया आजकल ताजनगरी आगरा में भी चल रहा है। इन दिनों भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की परीक्षा चल रही है, लेकिन BSc तृतीय वर्ष का गणित और जंतु विज्ञान विषय की परीक्षा शुरू होने से पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो गया। यही नहीं, आगरा कॉलेज जैसे प्रमुख शिक्षण संस्थानों में कॉलेज के बाहर खुलेआम पेपर बिक रहा है। कॉलेज प्रबंधन को भनक तक नहीं लगी। बताया ये भी जा रहा है कि पेपर मोबाइल से लीक किया गया है। सूत्र बताते हैं कि करीबन 10 फोन पकड़े गए हैं, 50 नकलची पकड़े गए हैं। इस खबर के बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन में खलबली मच गई। पूरे मामले की छानबीन भी की जा रही है। पेपर आउट होने का मामला आज मेरे भी प्रकाश में आया है। हमारे महाविद्यालय के बाहर सड़क पे बाउंड्री के पास फुटपाथ पे कुछ बच्चों की मोबाइल जब्त की गई है हमारे प्रोक्टोरियल बोर्ड के द्वारा, जिसमें कुछ आज के BSc थर्ड ईयर के जूलॉजी और मैथमेटिक्स के प्रश्न पत्र कुछ एक मोबाइल में मिले हुए हैं। उनकी सूचना समय पर विश्वविद्यालय को भी और पुलिस को भी दे दी गई है और पुलिस ने बड़ी सतर्कता के साथ मामले को संज्ञान में लिया है।
उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आज सुबह वृंदावन पहुंचे थे, जहां उन्होंने बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन पूजन किए। इसके बाद पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में जनप्रतिनिधियों और भाजपा पदाधिकारियों से मुलाकात हुई है। जिले के अधिकारियों के साथ में बैठक करते हुए विकास योजनाओं की प्रगति जानी। उन्होंने कहा कि हम पूरे ब्रजमंडल में जल को साफ स्वच्छ बनाने के लिए कार्यरत हैं। यमुना मैया को भी साफ करेंगे। इसी के साथ नहर पोखरों को भी साफ किया जाएगा, साफ पानी उसमें मुहैया कराया जाएगा। इस दौरान उन्होंने बताया कि हमने रात में किसानों के खेतों पर जाकर के निरीक्षण किया है, जहां उन्हें भी सिंचाई के लिए मीठा पानी मिल सके, इसकी व्यवस्था की जा रही है। रात में मैं गया था नहरों का टेल का पानी देखने। पहली बार उधर किसान रात को 12 बजे मिले मैं गया था, नहर चल रही थी। गांव के किसानों ने कहा जो खारा पानी उधर आता है, उनका नल नज़दीक में चल रहा था, यानी वो पानी मीठा लग रहा था, उनको लोग पी रहे थे। बस के यात्री भी रात में शादी वाले आ गए, 3-4 बस वाले, वो भी खड़े रहे टेल पर। बाकी थोड़ी कमियाँ भी है देखा मैं रात में, तो उसको भी मैं कहा हूँ कि इसको ठीक करना है और किसानों के खेत तक पानी पहुँचना चाहिए और स्वच्छ पानी इनको पीने को मिलना चाहिए। पूरे ब्रजमंडल में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर और ब्रजमंडल का विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा कि तालाब भरे जाएं, बाकी नदियाँ स्वच्छ रहे, यमुना मैया स्वच्छ रहे, इसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और प्रयास कब तक सफल होगा ये बताना मंत्री जी फिलहाल एक डेडलाइन देना भूल गए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आजमगढ़ के जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र के दुसवा गांव में वैवाहिक कार्यक्रम में असलहे का खुलकर प्रदर्शन हुआ। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने जीएनपुर पुलिस को तत्काल मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई करने के आदेश दिए। आपको बता दें कि बीती रात सनोज यादव के घर पर उसकी बहन की बारात मऊ से आई हुई थी, जहां पर बारातियों ने डांस के दौरान असलहों का प्रदर्शन किया है। हद तो तब हो गई जब बार बालाओं के डांस के दौरान मनबड़ असलहे की नाल में रुपए डाल करके बार बालाओं की तरफ अभद्रता के साथ उनको कैश दे रहे थे। वही वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमा हरकत में आया है और तफ्तीश भी की जा रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है सुबह, जिसमें एक शादी समारोह में कुछ लोग अवैध असलाह का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वीडियो की जांच इंस्पेक्टर जीएनपुर को दी गई है, वो जांच कर रहे हैं। एफआईआर पंजीकृत कराई जा रही है धारा 307 के अंतर्गत, और उसके साथ साथ जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए इंस्पेक्टर जीएनपुर को निर्देशित कर दिया गया है। जो भी लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए गुंडा एक्ट के अंतर्गत भी इसमें कार्रवाई की जाएगी। वहीं चंपावत उपचुनाव में मुख्यमंत्री धामी के नामांकन कराने के बाद विधानसभा में अन्य दल भी अपनी दावेदारी पेश करने लगे। इसी क्रम में आज चंपावत से कांग्रेस की प्रत्याशी चुनी गई निर्मला गैतोड़ी ने भी अपना नामांकन दर्ज कर दिया है और इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य, भुवन कापड़ी, प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज सहित कई पूर्व मंत्री और विधायक मौजूद रहे। नामांकन के बाद मीडिया से बात करते हुए निर्मला गैतोड़ी ने अपनी जीत का दावा भी किया। निर्मला ने कहा कि मुख्यमंत्री के सामने पूरी शक्ति से चुनाव मैं लड़ूंगी। खटीमा भी वो मुख्यमंत्री थे और चेहरा भी थे पूरे उत्तराखंड के, और 2 बार विधायक भी रह चुके थे वहाँ। तो वहाँ के लोगों ने देख लिया कि कितना विकास पुरुष है। ये कहते हैं कि हमको ये चिंता है। मैं चंपावत की जनता को भी संदेश देना चाहती हूँ कि भाजपा की फितरत है कि मुख्यमंत्रियों को बदलना, उनके लिए मुख्यमंत्री बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। पिछली बार 3 बदले, इस बार 5 बदलेंगे, और हम अगर हमारे मुख्यमंत्री जी बदले गए तो हमारे चंपावत के लोगों के पास क्या रहेगा? हम अपने को ठगा महसूस करेंगे कि विधायक भी हमारा यहाँ का नहीं रहेगा। नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में दस्तक दी है, जहां सीईओ उत्तराखंड को चंपावत उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नामांकन निरस्त करने की मांग की गई। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री विजय सारस्वत का कहना है कि मुख्यमंत्री ने नामांकन के समय भाजपा के चिन्ह वाला अंगवस्त्र पहना हुआ था, जो कि सीधे सीधे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। देश में चूंकि चुनाव चल रहा है, चंपावत में सारी अफसरशाही जो है सरकार के सामने नतमस्तक कहिए या प्रभावहीन है। अभी परसों नोडल अधिकारी की जब यहाँ पे इन्होंने उनको ऑर्डर करके भेजा तो दसोरी जी ने ठीक कहा कि आपने उनको तो हटा दिया, लेकिन जिन व्यक्ति ने वो ऑर्डर किए थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? अब आप दुपट्टा पहन के भी प्रदेश को दिखाना चाहते हैं कि ना आप संविधान को मानेंगे ना आचार संहिता को मानेंगे। तो हम अब दिल्ली जाएंगे।